हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में आज डे 35 यानी आज 35वां प्रैक्टिस सेट है। आप जानते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो जीएस के प्रश्नों का उन्हीं का कलेक्शन से मैंने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। इसको एलटी ग्रेड 2018 के पैटर्न पर मैंने तैयार किया, जो कि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप साथियों देख लीजिए, यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, सिर्फ मैथ को छोड़ करके। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाए पीडीएफ के रूप में, जो कि लिखना ना पड़े। आप जानते हैं कि अगर आप वीडियो को देखेंगे और उसके बाद लिखेंगे नहीं तो भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है 3 दिन जो है टॉपिक वाइज जीएस का प्रैक्टिस कराता हूँ, और 3 दिन जो है मैं इस तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ। और जो 3-3 दिन कराए जाते हैं, यानी 6 दिन कराए जाते हैं, उसको 7वां यानी संडे को उसी का मैं साप्ताहिक मूल्यांकन टेस्ट ले लेता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके के इस ग्रुप में जुड़ना, तो ये नंबर है और एक छोटी सी फीस रखी है। इस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आप नियमित तौर पर अपने जीएस को समय देंगे। आइए वीडियो को शुरू करते लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? पहला विकल्प है यहाँ पर कालीबंगा और रोपड़, हड़प्पा एवं कोडडीजी, और मोहनजोदाड़ो एवं लोथल, और चौथा विकल्प है धौला, बीरा एवं भगत्राव। तो यहाँ पर बात हो रही है नाव के चित्र एवं मॉडल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है सी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है, और लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राखाल दास बनर्जी साहब थे, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? यहाँ पर 4 विकल्प है, यज्ञश्री शातकर्णी, शातकर्णी, गौतम पुत्र शातकर्णी, वरिष्ठी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प भैया सी, यानी गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। तो जो है गौतमी पुत्र शातकर्णी जो है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा और शकों को उसने हराया था, और क्षत्रिय शासकों के दर्प को भी चूर किया था, माने घमंड को भी उनको चूर किया था। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इनके माँ बल्लभी के नासक प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? इनकी मम्मी ने एक जो है प्रशस्ति लिखवाया था, जो नासिक प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ से जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम सातवाहन शासक था, जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया था। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अप्रैल 2025 में लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGV गौरव का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, मिराज 2000 और तेजस, MiG-29, सुखोई 30 MKI। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प है भैया डी, यानी सुखोई 30 MKI। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 8 से 10 अप्रैल 2025 के मध्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सुखोई 30 MKI युद्ध विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGV गौरव का सफल परीक्षण किया गया, और 1000 किलोग्राम वजनी यह DRDO की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत, जिसे आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी कौन? शाह
जहाँ साहब, ठीक है। अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो इनकी शासनकाल को स्वर्णयुग माना जाता है, ठीक है, चूँकि इन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आगरा में मोती महल का निर्माण जो है ये किसने कराया था? शाहजहाँ साहब ने कराया था। इन्होंने जो है शाहजहाँ ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए बनवाया था, ठीक है। और यह 17वीं शताब्दी में पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, 1971 वाला किन पक्षों के बीच हुआ था? तो आप जानते हैं कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कौन था? 1526 में, ठीक है, बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा जो है 1556 ईस्वी में, जो कि हेमू और अकबर के बीच में। और तीसरा जो है यहाँ पर आपको बताना है किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ये है यहाँ पर विकल्प, ब्रिटिश एवं मराठों के बीच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसियों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच। तो इसका जो सही विकल्प भैया वो है सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई, ठीक है। मराठों की ओर से नाम मात्र का जो सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वास राव और वास्तविक सेनापति जो था सदाशिव राव भाऊ था। यानी मतलब 2 सेनापति थे, एक नाम मात्र का था जो पेशवा का पुत्र था जिसका नाम विश्वास राव था, और वास्तविक जो सेनापति था वो सदाशिव राव भाऊ था, ठीक है। और इन दोनों की मौत हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। सेना में यूरोपीय पद्धति से सुसज्जित पैदल सेना तथा तोपखानों की टुकड़ी थी जिसका नेता इब्राहिम खां गादी था, ठीक है। और इस युद्ध में जो है इन दोनों की यानी विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ दोनों सेनापतियों की मृत्यु होती है और इस वजह से मराठों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पर झुआ बार पूछा गया है। तो यहाँ पर है पहला विकल्प CR दास, दूसरा है JV कृपलानी, तीसरा है SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस और JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया C यानी SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस साहब। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और 1939 में भी त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी से के जो समर्पित उम्मीदवार था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो को हरा करके इन्होंने जो है दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस साहब। महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारी समिति में मतभेद के कारण अप्रैल 1939 में बोस ने त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने अपनी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और जनवरी 1941 में बोस साहब ने पलायन कर बर्लिन जर्मनी पहुंचे और फिर 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान ली। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? पहला विकल्प है महेंद्र प्रताप, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है रास बिहारी बोस, चौथा है भगत सिंह, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया ए यानी महेंद्र प्रताप, ठीक है। 1915 ईस्वी में यानी 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में भारत की पहली गणतंत्रात्मक सरकार बनाई। इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो पहला है भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13, ठीक है। भागना नहीं है भैया, यहाँ पर है यानी भाग 10, 11, 12 एवं 13, ठीक है। नहीं तो भैया प्रश्न छोड़ के भाग जाओ। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प भैया है भाग 12 यानी देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 तक है, ठीक है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान करता है और भाग जो 10 है जो है अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रशासन के बारे में लिखता है और भाग 11 केंद्र राज्य के संबंध के बारे में बताता है और भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में, ठीक है भैया।
तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ना किया हो, चैनल और जो है इस वीडियो को हाइप ना किया हो तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से वीडियोज़ बन रही हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का कर्तव्य बनता है। और वीडियोज़ को यार रेगुलर देखा करें आप लोग, मैं देख रहा हूँ, इग्नोर ना करें, ठीक है, कि आप पीडीएफ देख लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं करिए। आप वीडियोज़ को रेगुलर देखिए, उसके बाद पीडीएफ को देखिए, लंबे समय तक आपके जहन में रहेगा, याद रहेगा। टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का निम्नलिखित में से कौन नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है सी, आंतरिक शांति को खतरा। ये जो है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है, यानी जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया जा सकता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द में विस्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब क्या है कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है। जबकि 1975 में इंदिरा गांधी ने जब जो है आपातकाल की जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो घोषणा किया था, उसके बाद से इसको जो है समाप्त कर दिया गया 1978 में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? 1 बार, 2 बार, 4 बार, कभी नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है कभी नहीं, ठीक है। तो हमारा देश जो है हमारे देश में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कभी भी नहीं हुआ, एक भी बार नहीं हुआ है, ठीक है। और इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई भैया? देखिए यहाँ पर कितने, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 15%, 22%, 24%, 28%। तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा नहीं वृद्धि होती भैया, बहुत ज़्यादा। कितना? 24%, ठीक है। कर्मचारियों का 1%, 2%, 3%, और जो है सांसद साहब का 24%, ठीक है। यहाँ पर 100 सुनार की 1 लुहार की। मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की घोषणा की गई, और यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा, यानी एरियर भी बनेगा भैया, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 4 विकल्प है, 10, 12, 13, 14। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है 12, ठीक है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं तो सब खुश करने के लिए सब मंत्री बन के, विधायक कोनो ना रहे, सब मंत्री बने टहल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 15% लोग ही जो है मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री अकेला अपनी पूरा मंत्रालय अपने अंडर में ले ले, कोई मंत्री ना बनाए, ऐसा भी नहीं है। चूँकि भारत लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर कम से कम 12 मंत्री होने अनिवार्य हैं एक राज्य में, ठीक है। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। इसी संशोधन से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो 4 विकल्प है, यहाँ पर आपको बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान न्यायवादी की, लोकसभा के अध्यक्ष की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना, सही विकल्प है बी, भारत के निर्वाचन आयोग की, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अंतर्गत सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भैया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना है। देखो यहाँ पर 1 3 4 2, 1 2 3 4 2, 1 4 3, 1 4 3 2। तो आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है, मतलब कैसे सही सुमेलित होगा, यानी किस कूट के माध्यम से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो इसका जो सही सुमेलित है
अपनी मंडी हरियाणा में है, और हाड़स्पर मंडी महाराष्ट्र में है, रायथू बाजार आंध्र प्रदेश में है, और उझावर संडीज तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये है आपका सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, यानी मेघालय में। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में बसने वाले गारो जनजाति समुदाय द्वारा नवंबर माह में फसल कटाई के उपलक्ष्य में वांगला जो है उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वांगला उत्सव। ठीक है, इस उत्सव के द्वारा जो है गारो जनजात सूर्य देवता की पूजा करते हैं। गारो जनजात फसल के अधिदेवता सूर्य को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है साहेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक देश का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प है, नाइजर, सेनेगल, बुर्किना फासो और ट्यूनीशिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया डी, यानी ट्यूनीशिया। ठीक है, साहेल अफ्रीका महाद्वीप का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक विस्तृत है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? पूर्व सेनेगल से सूडान तक विस्तृत है, और यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आंध्र सवाना के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र है। ठीक है, इसमें सम्मिलित जैसे मॉरिटानिया, माली, गाम्बिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और कैमरून व सेंट्रल अफ्रीका है। ट्यूनीशिया इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे के भूमि के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प है भैया क्यूबा, जावा, सुलावेशी, मिंडानाओ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया मिंडानाओ का, कौन? मिंडानाओ। ठीक है, मिंडानाओ द्वीप जो है वादे की भूमि कहा जाता है। अब यह जो है फिलीपींस का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, किसका? फिलीपींस का दक्षिणतम है और फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और फिलीपींस की बात अगर होती है तो उसकी राजधानी मनीला है। अगर हम बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा जो कैरिबियन सागर का द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी हवाना है, और यह जो है सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिगार के लिए। ठीक है, अब अगर जावा और सुलावेशी की बात की जाए तो ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? कौन? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन क्रेन, रोसी पेलिकन, सफ़ेद स्टार्क, फ्लेमिंगो, कैक्स जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। यह अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सितंबर 2012 में रामसर स्थल घोषित किया गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई जो है हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। आपको बताना है यहाँ पर किसके द्वारा? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, ABC यहाँ पर होना चाहिए, ABC तीनों द्वारा। तो यहाँ पर है विकिरण द्वारा। तो आपको बताना है कौन सही विकल्प है। तो सही विकल्प है भैया आपका सी, यानी A, B और C, यानी चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा। आपको बताना है, ध्यान समझिएगा, थर्मस फ्लास्क में चालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रक्रिया ना होने के कारण तरल लंबे समय तक गर्म अथवा ठंडा रहता है। इसके लिए जो है, इसलिए उष्मा की कोई न तो हानि होती है ना तो प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है चालक और अर्धचालक, अतिचालक, कुचालक। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यहाँ कुचालक। ठीक है, तो 0 केल्विन पर यहाँ पर सिलिकॉन के संयोजी बैंड के सभी ऊर्जा स्तर भरे रहते हैं और चालन बैंड रिक्त रहता है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में नहीं जा सकता है, इसलिए परम शून्य ताप पर सिलिकॉन कुचालक की भांति व्यवहार करता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है सूची 1, यहाँ पर है सूची 2। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना। ये है भैया सूची 1, सूची 2। आपको सुमेलित करना है इन्हीं कूट के आधार पर 1, 2, 3, 4। इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है उसे आपको बताना है। सही विकल्प है भैया सी, कौन? यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो A का 3 हो जाएगा।
ठीक है, एस्टिकम सिरका में होता है, ठीक है। बी का 4 हो जाएगा, ये आ गया। सिट्रिकम जो है संतरा में। सी का 2, सी का 2 भैया। चलो लैक्टिकम फटा हुआ दूध, ठीक है। इन कूट को ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे लैक्टिकम हम लोग जानते हैं सामान्य है बिल्कुल कि फटा हुआ दूध। एस्टिकम को भी हम जानते हैं सिरका। तो अगर 1-2 मैच हो जाएगा ना तो धीरे धीरे मतलब सारा मैच हो जाता है। इस तरीके से भी इसको सॉल्व करें। डी का 1 करते हैं, फार्मिक अम्ल। ये भैया आपका चींटी का डंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सही विकल्प यानी सी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है। तो 7.36 से 7.42, 8.36 से 8.42 और तीसरा विकल्प है 6.36 से 6.42। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया ए, यानी 7.36 से 7.42। मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, ठीक है। तो ये अब कुछ फ्लक्चुएशन पूरा दिया गया है 7.36 से 7.42 तक, ठीक है। अब पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टेनिक क्या है, स्टेनिन, जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है, उत्पन्न किया जाता है किससे। पौधों से, जीवाणु से, जंतुओं से, खमीर से। यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प भैया डी, यानी खमीर से। तो स्टेनिन का उत्पादन मोनस्क परफ्यूरियस खमीर से होता है। किससे, मोनस्क परफ्यूरियस खमीर से होता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की सर्वाधिक प्रचलित दवा है। यह अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है CD रोम से अभिप्राय है। पहला विकल्प है भैया सर्कुलर डिस्क रन ऑन मैग्नेट, और दूसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क रेडी ऑन मेमोरी, तीसरा है सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मिनी, यहाँ पर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प भैया डी, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है। लेजर तकनीक से पॉलीकार्बोनेटिक डिस्क की परत पर बने सूक्ष्म गड्ढों को पढ़ता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक, रिलायबिलिटी उच्च व कॉस्ट कम होने से यह लोकप्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर है सूची 1, ये है सूची 2, कूट ये है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है भैया कौन सही सुमेलित है, यानी कौन सा कूट सही है। तो यहाँ पर देखें सही विकल्प है आपका डी, यानी 4 3 1 2। तो देखो भैया 4, ये 3, फिर उसके बाद 4 3, फिर ये ले जाओ 1 पे, फिर ये ले जाओ 2 पे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। मत्स्य पालन यानी मछली, ठीक है। अब फूलों को खेती यानी फूल, और रेशम के कीड़ों का पालन यानी रेशम, अंगूर की खेती यानी अंगूर। तो बहुत सरल था, ये आराम से हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये सुमेलित हो गया। विकल्प आपका क्या सही था, डी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन, इको रैप। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। इको रैप रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। ध्यान समझिएगा भैया, बात हो रही दीर्घकालिक राजकोषीय नीति, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प VP सिंह, P चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, ये सब भूतपूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, यानी BP सिंह, ठीक है। वर्ष 1985-86 में BP सिंह ने दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किया था। राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण व वित्तीय प्रबंधन सम्मिलित है, और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक व मेरिट वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करना। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। किसके लिए, गांठ गठन के लिए। नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरान, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ये जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यानी बोरान। ठीक है, बोरान एक रासायनिक तत्व है जो दलहनी फसलों में गाढ़ गठन के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह तत्व ब्रह्मांडीय किरणों से उत्पन्न होती है और सौर मंडल में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहन परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, बेतवा नहर परियोजना। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना है। सही विकल्प ए, रिहंद परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इस ये जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, फगुआ और पाई डंडा। तो सही विकल्प है भैया जो है यहाँ पर सी, फगुआ। ठीक है, फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला नृत्य ब्रिज क्षेत्र में की महिलाएं जो है सिर पर 108 दीपक वाला चारकुला रखकर नृत्य करती हैं भैया, 108 दीपक वाला चारकुला। ठीक है, और कर्मा नृत्य खरीफ बुआई के बाद सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासी से करते हैं। और पाई डंडा जिसे मौनिया नृत्य कहा जाता है बुंदेलखंड का और अहिर समाज का पारंपरिक नृत्य है, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। ठीक भैया, इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अभी तक आपने जो है जो भी वीडियोज ना देखे उनको देखिए, पीडीएफ से आप रिवीजन करिए। ग्रुप ना ज्वाइन किए तो ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो तो उसको करना बिल्कुल भी ना भूलिए और वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।